Good morning, students. Once again, all you are welcome here in AVM online classes, and we are doing our English literature book Flamingo. In our previous lecture, we did poem number 1, My Mother at 66 by Kamala Das. In our today's lecture, we will do poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. And as far as the title of this poem is An Elementary School, elementary means primary school, the school that provides basic information. And this elementary school classroom in a slum area, all we know कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ और जो पूरी तरह से डिवाइड ऑफ फैसिलिटीज़, इस तरह का जो जगह होती है जहाँ लोग जो है वो टेंट वेंट से लगा करके कच्चे हैं मकानों में और बड़ा भीड़ भड़ाका सा जहाँ जो है इस तरह के हालात में रहते हैं, तो वहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसके क्लासरूम की सीन की यहाँ बात की जा रही है. एंड एज फार एज द पोइट इज़ कंसर्न, स्टीफन स्पेंडर, ए वेरी वेल नोन पोइट, and no one can deny his contribution in English literature. And this poet was born in 1909 and died in 1995. English poet and essayist. And he left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. तो जो पोइट हैं हमारे स्टीफन स्पेंडर, इन्होंने जो है अपने ऑक्सफोर्ड में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था वहाँ बिना डिग्री लिए ही, इट मीन्स कि अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की, उससे पहले ही इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और ये बर्लिन चले गए 1930 में एट द वेरी यंग एज ऑफ 21. तो उस समय जो 1930s के अराउंड ऑफ जो पूरे वर्ल्ड में जिस तरह का माहौल था, जो हालात बन रहे थे, उन चीज़ों को देखते हुए, एंड दिस मैन आल्सो टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. और उस समय जो परिदृश्य था, जिस तरह के पूरे वर्ल्ड में जो हालात थे, उन चीज़ों को देखते हुए और एक युवा के रूप में जो है इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में शो किया और इन्होंने अपने आप को एक समाजवादी, सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट द वन हु टॉक्स ऑफ पीस, शांति का दूत कह लीजिए, शांतिवाद की जो बात करे, उसके रूप में जो है इन्होंने अपने आप को घोषित किया कि सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट हैं. तो जो बुक्स लिखी गई हैं स्पेंडर के द्वारा वो इंक्लूड हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी. और इसके अलावा एक जो है ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने अपनी लिखी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. तो ये इनके कुछ बुक्स के नाम हैं, इनके काम के नाम हैं कि इन्होंने कैसे क्या कुछ किया है. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम में जो है पोइट हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़. यानी कि यहाँ इस पोएम में पोइट क्या बात करता है कि जो समाज में इनजस्टिस है, क्लास इनइक्वलिटीज़ हैं, वर्गों के साथ असमानता का जो व्यवहार है, यानी कि जिस तरह से हम समाज को जो है अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि ये रिच क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये पुअर क्लास है, ये बिलो पॉवर्टी क्लास है, इस तरह से जो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, वो जो इनइक्वलिटीज़ की बात की गई है. सोशल इनजस्टिस की जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. यानी कि समाज का एक ऐसा तबका, एक ऐसा हिस्सा जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ जो है उन्होंने अपनी इस पोएम में व्यक्त किया है कि कैसे क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है और किस तरह के उनके हालात हैं. और बिफोर यू रीड कि हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक, कि क्या आपने कभी किसी स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल को विज़िट किया है, और अगर किया है तो उसका क्लासरूम या वो किस तरह से दिखता होगा, कैसे क्या कुछ होगा. तो वो चीज़ें यहाँ जो है हम बात कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी उनकी.
Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far, far from gusty waves. Gusty means strong. Waves लहरों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ आप इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि ये जो हवा के झोंके हैं या जो बदलाव है, जो चेंजेस हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड हैं, जो स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं जो वर्ल्ड में यहाँ वहाँ देखने को मिलते हैं, जो विजिबल होते हैं, वो चीज़ें इन बच्चों के चेहरों से, इन बच्चों से कोसों दूर हैं. फार फार 2 बार इस वर्ड का यूज़ किया है टू शो द रियल गैप. These children's faces, the children who dwell in slum. तो पोइट कहता है कि ये जो बच्चे हैं, इनके जो चेहरे हैं, उन तेज हवा के झोंकों से बहुत दूर हैं, या उन बदलावों से, उन फैसिलिटीज़ से जो चीज़ें वर्ल्ड में घटित हो रही हैं, यहाँ वहाँ हमें देखने को मिलती हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. वीड्स अनवांटेड प्लांट, और अनवांटेड प्लांट का हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, और वो रूटलेस होने के बाद वो वीड्स कैसा हो जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल ड्राई अप, सूख जाएगा. तो यहाँ ये जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, दे हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वीड्स, दे हैव बीन कंसिडर्ड एज वीड्स, कि उन्हें यहाँ जो है वीड्स की अनवांटेड है सोसाइटी में, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और ज़रूरत भी नहीं थी शायद, और रूटलेस कि दैट इवन दे आर नॉट प्रोवाइडेड द बेसिक एमिनिटीज़ और द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ. इसलिए जो है उन्हें रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है कि ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, ये रूटलेस वीड्स की तरह से हैं. एक तो अनवांटेड और फिर दूसरा रूटलेस, कि विदाउट द बेसिक फैसिलिटीज़. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. पैलर मीन्स पेल, कि इनके जो बाल हैं वो यहाँ वहाँ इनके उस पीले फेस के आसपास बिखरे हुए हैं. और पैलर एज दे आर not given that kind of food or that kind of nutrition that can help them to grow properly, to be in a proper shape, proper health. The tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky ear of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. उसके बाद बात की जा रही है उस क्लासरूम में एक लंबी सी लड़की जो बैठी हुई है, जिसका सिर झुका हुआ है, विद हर वेड डाउन है, कि अपने भारी से सिर को झुका करके बैठी हुई है, कि दैट शी माइट बी फीलिंग एम्बेरस्ड, कि शर्मिंदगी महसूस कर रही है. पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज. पेपर सीमिंग बॉय, पेपर कैसा होता है, बिल्कुल थिन, और यहाँ ये जो पेपर सीमिंग बॉय यूज़ किया गया है, इट इज़ जस्ट टू शो हाउ वीक इज़ दैट बॉय, कि वो लड़का कितना कमज़ोर है. विद रेड साइज, और उसकी आंखें जो हैं वो रेड की आइज़ की तरह से हैं. और ऐसा क्यों, रेड की जो आइज़ हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, हंगर प्लस में फियर. कि जो चूहा होता है, कभी आपने देखा होगी वो कितनी जल्दी जल्दी अपनी आंखें इधर उधर जो है वो घुमाता है, मूव करता है उनको. एक तो उसकी हंगर को रिफ्लेक्ट करती हैं, दूसरा उसके अंदर एक जो भय होता है. तो यहाँ भी इन बच्चों के जो चेहरे हैं, इनकी जो आंखें हैं, वो कुछ ऐसा ही शो करती हैं, कुछ ऐसा ही इनकी आंखों को देख करके पता चलता है. द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. स्टंटेड, स्टॉप्ड, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, यानी कि जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हुई, वो ग्रोथ रुक गई है. अनलकी ईयर, अनलकी ईयर किसके लिए, कि दुर्भाग्यशाली ये उत्तराधिकारी हैं, ये वारिस हैं, और इनको विरासत में क्या मिला है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि इनके फादर जो है वो, मदर जो है वो किसी न किसी
इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं कि वो हड्डियाँ वगैरह मुड़ जाती हैं और चीज़ें हैं, और इनको यही चीज़ें विरासत में मिलती हैं, यानी कि जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं, तो ये डिजीज़ इन्हें जो है वो अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलेगी। रिसाइटिंग ए फादर्स नारल डिजीज़, नारल डिजीज़ एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें नोड्स वगैरह गांठें सी बन जाती हैं। तो कहता है वो बच्चे को जो है वो बच्चा अपने उस फादर की नारल डिजीज़ को रिसाइट कर रहा है, वो चीज़ उसे अपने फादर से मिली है। इज लेसन फ्रॉम इज डेस्क, कहता है वो बच्चा अपना डेस्क से अपने लेसन को पढ़ रहा है, लेकिन साथ में उसकी वो बीमारियाँ, वो चीज़ें भी, उसकी फिज़िक्स जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि किस तरह से वो चीज़ें उसे अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली हैं। एंड दैट्स वाई दिस हैज़ बीन कॉल्ड अनलकी ईयर। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, और कहता है क्लास के पीछे वाले हिस्से में, बैक में, डिम क्लास की प्रॉपर रोशनी नहीं है, वहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा सा है। एक अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, स्वीट सा यंग बच्चा बैठा हुआ है। His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this, लेकिन उस बच्चे की आंखों में सपने हैं और वो कहीं अपने ही सपनों में, अपने ही खेल में खोया हुआ है, किसी स्क्विरल गेम की तरह से, जिस तरह से जो एक गिलहरी जो होती है, स्क्विरल जो होती है, किस तरह से ट्री के ऊपर जो वो भाग दौड़, जितनी उसकी क्विक मूवमेंट होती है, जो शार्पनेस शो करती है वो अपनी मूवमेंट से, कुछ इसी तरह से वो बच्चा भी वहाँ ना होकर के मेंटली कहीं और अपनी दुनिया में है, इस क्लासरूम से बाहर। On shore crane walls, Doratian Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery tireless valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog। और फिर देखिए यहाँ बात की जा रही है उस क्लासरूम की वॉल्स की। श्योर क्रीम वॉल्स, क्रीम कलर, डल ऑफ वाइट, श्योर कि व्हेन इट स्टार्टेड गिविंग फाउल स्मेल, मॉइस्चर की वजह से या विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जिस समय वो पेंट हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो किस तरह से भद्दा सा जो रंग है वो दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ जो है उनकी दीवारों का जो पेंट है उसे श्योर क्रीम वॉल्स कह करके जो है एड्रेस किया गया है। डोनेशंस, गिफ्ट्स की जो अक्सर लोगों के द्वारा और पर्टिकुलरली अथॉरिटीज़ हैं या जो और हायर पर्सनस हैं उनके द्वारा जो चीज़ें गिफ्ट वगैरह की जाती है, और किस तरह की चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं, कुछ सीनरी वगैरह दे दी। शेक्सपियर्स हेड, यानी कि एक ऐसी पोर्ट्रेट फोटोग्राफ जिसमें शेक्सपियर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यानी कि हम जिस तरह से ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के पिक्चर्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, क्लासरूम्स में लगाते हैं, तो यहाँ भी जो है वो शेक्सपियर्स का हेड वो लगाया हुआ है वहाँ। क्लाउडलेस एट डॉन, मॉर्निंग का जस्ट बिफोर सनराइज जो टाइम है, स्काई बिल्कुल क्लाउडलेस, क्लियर स्काई, सीनरी ऑफ नेचर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, कि शहरों में वो ऊंची ऊंची इमारतों की तस्वीरें जिनके जो टॉप हैं वो बिल्कुल डोम शेप्ड हैं, आर्क शेप्ड हैं, गोलाकार बने हुए हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स जहाँ ये दिखाते हैं कि यहाँ सभ्य लोग रहते हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पिक्चर्स वहाँ लगी हुई हैं। बेल्ड फ्लावरी टायरलेस वैली, टायरलेस वैली ये एक ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ बेल टाइप के फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो ग्रो करते हैं, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, उसको शो करती हुई नेचर की एक और पिक्चर जो है वो है। कहता है ये सारी चीज़ें वहाँ जो है वो दीवारों के ऊपर लटकी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ओपन हैंडेड मैप, द मैप विच आर मेड एट लार्ज स्केल, जो बड़े स्तर पर मैप बनाए जाते हैं और जिनमें यानी कि किसी भी रीजन की, एरिया की पर्टिकुलर डिटेल्स अलग अलग शो की जाती हैं कि कहाँ पर क्या कुछ लोकेटेड है, कहाँ कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कहता है ये ओपन हैंडेड मैप अवॉर्ड कर रही हैं उनका वर्ल्ड, इस संसार को। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इट मीन्स कि देखिए यहाँ जो मैप हैं और ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा कि कहाँ क्या चीज़ होगी, कहाँ क्या चीज़ बनाई जाए और किसको क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं। द रूलर्स, लीडर्स
कॉन्करर्स, पावरफुल पीपल, रिच पीपल। तो कहता है ये जिन्होंने ये ओपन हैंडेड मैप बनाए हैं वो पावरफुल लोग, वो रूलर्स, वो कहता है इन लोगों को इनका संसार देते हैं, यानी कि कहाँ किसको क्या फैसिलिटीज़ दी जानी है, ये चीज़ें उन लोगों के द्वारा डिसाइड होती हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपनी मर्जी से ही ऐसी स्थिति को चुनते हैं कि वो वहाँ गंदगी से भरी हुई जगहों पर रहें जहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। तो कहता है ये उनकी अपनी चॉइस नहीं होती। ये तो कहता है जो अवॉर्ड करते हैं इस वर्ल्ड को उनका वर्ल्ड, ये तो उनका काम है, यानी कि वो लोग डिसाइड करते हैं कहाँ हम स्कूल बनवाएं, कहाँ हम पार्क बनवाएं, कहाँ हम घर बनवा करके दें, कहाँ हम स्टेशंस बनवाएं, कहाँ हम हॉस्पिटल्स बनवाएं, कहाँ हम क्या कुछ करें। तो ये जो है इन चीज़ों की देखिए आपसे एक्सट्रैक्ट में एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। तो ये जो चीज़ें बताई आपको जा रही हैं इन चीज़ों को आप साथ ही साथ नोट करें, समझें। और आपके पास जो बुक है फुल मार्क्स उसमें भी जो है इनकी स्टेंजाज के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इनकी एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जा सकती है स्टेंजाज में भी और पर्टिकुलर क्वेश्चन के रूप में भी। तो ये जो इस तरह की लाइनें हैं, एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग। और कहता है ये जो बच्चे हैं ये मैप जो है इनके लिए विंडो नहीं है, उनका वर्ल्ड नहीं है, ये इन बच्चों को इनका वर्ल्ड शो नहीं करता है। क्योंकि मैप में क्या होता है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, ये तो दिखाएंगे नहीं कि भाई यहाँ स्लम एरिया है, यहाँ ये गार्बेज के हीप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी नहीं उसमें। तो कहता है ये जो मैप है ये इन बच्चों का वर्ल्ड नहीं है, इनका संसार इन्हें नहीं दिखाता है। इन बच्चों के लिए ये मैप जो है वो विंडो का काम नहीं करता है। और विंडो का काम कैसे, विंडो का पर्पज़ क्या होता है, हम मान लीजिए किसी भी रूम में घर में जो विंडो बनाते हैं, what is the main purpose of that window? To be a medium of connectivity of the inner world with the outer world, कि जो अंदर का संसार है उसकी बाहर के संसार के साथ एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए विंडो यूज़ की जाती है, कि हम उस खिड़की से बाहर के संसार को देख सकें, आउटर एनवायरनमेंट को देख सकें, उन चीज़ों को देख सकें। लेकिन ये बच्चे जब अपनी खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्लम एरिया ही नज़र आता है, ना कि वो सारी चीज़ें जो इन्हें मैप में दिखाई जा रही हैं। जिस तरह का मैप या जिस तरह की सीनरीज इनकी क्लास में लगाई गई हैं वो सारी चीज़ें इन्हें वो ट्रू पिक्चर शो नहीं करती। और कहता है इन बच्चों का जो संसार है वहाँ इनका सारा का सारा जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से फॉग से पेंटेड है। फॉग से पेंट होने का मतलब, फॉग में कैसा होता है कि दैट नथिंग इज़ विजिबल क्लियरली, कोई भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती है, धुंधली होती है। तो इसी तरह से इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी धुंधला है। इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट दे आर सपोज टू डू इन देयर फ्यूचर लाइफ, कि उनका भविष्य क्या होगा, वो क्या कुछ करेंगे, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं ये चीज़ें। तो दैट्स वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड हियर कि दैट देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of words। और कहता है ये जिस तरह की जगहों पर रहते हैं, इनका जो रहने का माहौल है वहाँ जो इनकी गलियाँ हैं वो बहुत तंग हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं। एंड दे आर सील्ड इन विद ए लेड स्काई, यानी कि अगर उनसे ऊपर देखने में कुछ दिखाई देता है तो वो जो स्काई दिखता है वो भी बिल्कुल क्लियर और ब्लू स्काई ना दिखाई दे करके दैट सीम्स लेड कलर, very dull grayish color that is being seen। तो कहता है इसलिए इन्हें जो नेचर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो मैप दिखाया जा रहा है और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सब कुछ कोई काम का नहीं है। और इनका जीवन जो है दैट इज़ फार फार फ्रॉम रिवर्स, उन नदियों से, केप्स, छोटियाँ घाटियाँ, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, या जिस तरह के जो वादे किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, उन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। यानी कि जो नेचर की ब्यूटी है या जो दूसरी ह्यूमन मेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इनको अवेल नहीं हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। पोइट यहाँ कहता है
निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है वो इनके लिए विकेड है, क्रूअल है। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए शेक्सपियर ही इज़ ए लिटरेट पर्सन, ही इज़ नोन फॉर हिज जीनियसनेस और हिज ड्रामाज नॉवेल्स, लेकिन इन बच्चों को उसकी जीनियसनेस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों के पेट ही भरे हुए नहीं हैं, रहने के लिए ढंग से उनके सिर के ऊपर छत नहीं है, जीवन की दूसरी छोटी मोटी सुख सुविधाओं से वो बच्चे वंचित हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति की जीनियसनेस से क्या लेना देना कि ये व्यक्ति कितना जीनियस रहा होगा, कितना माइंडेड रहा होगा, इसने किस तरह की जो है वो स्टोरीज़ लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, उन बच्चों को क्या लेना देना उन सारी चीज़ों से। तो इसलिए ये निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए विकेड है, उन्हें ये मोटिवेट नहीं कर पाता, उन्हें इंस्पायर नहीं करता है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप भी उन्हें दिखाया जा रहा है वो भी उनके लिए ट्रू पिक्चर नहीं है। जैसा भी ऊपर सारी चीज़ें बताई गई कि मैप में जो जो कुछ दिखाया जाता है वो चीज़ें तो उनकी लाइफ में हैं ही नहीं, उनके आउटर एनवायरनमेंट में भी वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मैप भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। कहता है इसके अलावा जो शिप्स, सन, लव, टेम्पटिंग, जो दूसरी सीनरीज, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, कहता है वो सिर्फ उन्हें टेम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, किस चीज़ के लिए? कि अगर उन्हें ये लगे कि इस तरह की चीज़ें वास्तव में होती हैं तो इन चीज़ों को स्टिल कर लिया जाए, चोरी कर लिया जाए, कि देखो वैसे तो हमें ये चीज़ें नसीब में है नहीं, हमें मिल नहीं सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम चोरी कर लें। तो वो उन्हें मोटिवेट करती हैं चोरी करने के लिए, ना कि किसी अच्छे काम के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि उन जीवनों के लिए, उन जानों के लिए जो बड़े सीक्रेटली, यानी कि उन क्लासरूम से निकल करके और अपने उन क्रैम्प्ड होल्स में जा करके कैद हो जाती हैं। क्रैम्प्ड होल्स छोटे छोटे, यानी जो कोठरी नुमा घर बने हुए हैं, उनकी जिस तरह से हिलती हुई टूटी फूटी दीवारें जो हैं वहाँ जा करके। कहता है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग टू एंडलेस नाइट। फॉग की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, फ्यूचर की बात की गई है, क्योंकि जो एजुकेशन का पार्ट है, जो स्कूलिंग है, दैट इज़ अ थिंग विच डिसाइड्स आवर फ्यूचर। तो कहता है वो फ्यूचर तो उनका फॉगी है ही। कहता है वहाँ से निकल करके अब वो जिन घरों में चले जाते हैं वहाँ उनके सामने एंडलेस नाइट है, सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नहीं है, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, उसे एंडलेस बताया गया है। On their slag heat, the children wear skins paved through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. और कहता है फिर इनके जो स्लैग हीप हैं, जिस तरह से वहाँ जो गार्बेज के बड़े बड़े हीप्स बने हुए हैं, जो ढेर लगे हुए हैं, वहाँ ये बच्चे जो हैं किस तरह से नज़र आते हैं? वियर स्किन्स पेव्ड थ्रू बाय बोन्स। और ऐसा लगता है कि इन्होंने ऊपर से जो चमड़ी, यानी कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, उन बच्चों के पास मान लो कपड़े भी नहीं है, तो कहते हैं उनकी जो स्किन है, पतली पतली सी स्किन, उसके अंदर से हड्डियाँ जो हैं वो साफ दिखाई देती हैं, उनका स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो साफ दिखाई देता है, वो हड्डियाँ उस स्किन से बाहर झांकती हुई प्रतीत होती हैं। और जो स्पेक्टिकल्स हैं उनके स्टील के, और वो भी उसके अंदर जो ग्लास है, जो लेंस लगा हुआ है, वो मेंडेड ग्लास है, सिंगल पीस में नहीं है, या बिल्कुल इस तरह से नज़र आता है जैसे किसी बॉटल के बड़े बड़े टुकड़े हों, उनको किसी स्टोन वगैरह के ऊपर फेंक करके, मार करके तोड़ दिया गया हो। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो ग्लास बॉटल के टुकड़े होते हैं, उसके अंदर से अगर हम कुछ देखने की कोशिश करें और करें तो चीज़ें में क्लियर नहीं दिखती हैं, यानी कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होता है। यहाँ इसकी इन लाइनों की एक एक्सप्लेनेशन और भी बनती है कि वो बच्चे उन गार्बेज के ढेर के ऊपर इस तरह से नज़र आते हैं मानो कि जिस तरह से किसी ने कोई जो रिफ्यूज़ बॉटल होती है और उसको फेंक दिया गया हो और पत्थर के ऊपर मार करके जो है उसके टुकड़े कर दिए गए हों, तो ये बच्चे इस तरह से उन गार्बेज हिप्स के ऊपर बिखरे हुए नज़र आते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। और कहते हैं उनका सारा समय, सारी जगह जो अगर उनके आसपास जो भी है चीज़ें भरी हुई हैं, तो वो किस चीज़ से? फॉगी स्लम से, पूरी तरह से अनक्लियर से, उस स्लम से, उस डस्ट से, उन गार्बेजेस से, यानी कि उनको अपने आसपास वो झुग्गी झोपड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं, स्लम एरिया ही देखने को मिलता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्लॉट मीन्स टू कवर। तो पोइट यहाँ अपील करता है कि इसलिए उनके उन मैप्स को कवर कर दो, पूरी तरह से ढक दो, किससे? स्लम से,
एज बिग एज डूम, जितनी बड़ी जो डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि जिस तरह से जब हम डूम्स डे की बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सारी चीज़ों का विनाश हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता है। तो इसी तरह से कहता है उनको जो मैप दिखाए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से कवर कर दिया जाए स्लम से, यानी कि उन्हें ये पता ना लगने दोगी इसके अलावा भी दूसरी तरह की चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, या फिर उनके स्लम्स को ही हटा करके उन्हें वो चीज़ें दी जाएं जो चीज़ें उन्हें मैप्स में दिखाई जाती हैं कि वास्तव में ऐसी चीज़ें हैं वर्ल्ड में। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिट दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स break open till they break the town। और ये सारी चीज़ें, ये सारी अपील जो है वो पोइट किससे करता है? गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, यानी कि जो अथॉरिटी पर्सन है जिनके पास ये पावर है कि वो चेंज कर सकते हैं, वो उन बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। कहता है जब तक ये मैप, जो मैप आप इनको दिखा रहे हो, ये मैप इनकी विंडो नहीं बन जाता। और विंडो कैसे बनेगा? अभी आपको बताई थी वो चीज़ें कि उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है उन्हें प्रोवाइड की जाएँ। और विंडो का पर्पस क्या होता है वो चीज़ें भी आपको बता दी गई हैं, यानी कि इनके आउटर वर्ल्ड की कनेक्टिविटी इनके इनर वर्ल्ड के साथ इस तरह से की जाए कि दोनों चीज़ें मिसमैचिंग ना हो, वो एक दूसरे के साथ मैच करें। और कहता है ये जो विंडो, अब इनके पास जो विंडो है भी वो कैसी है? दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि अब इनके पास जो विंडो है वो बिल्कुल उसी तरह से बंद है जैसे जो कैटाकॉम्स होती हैं, कैटाकॉम्स अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो नीचे खोद करके कब्र वगैरह बनाई जाती हैं। तो कहता है बिल्कुल उस तरह से इनका जीवन जो है उन कब्रों में बंद होने के समान है कि इनके पास अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं है, सांस बड़ी मुश्किल से लेते हैं। यानी कि अगर किसी को नीचे कब्र खोद करके और जिंदे इंसान को दफना दिया जाए और तो किस तरह की घुटन होगी, कैसा क्या कुछ होगा, तो बिल्कुल वही हालात यहाँ इन स्लम चिल्ड्रन के हैं। कहता है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहता है आप अपनी लेजीनेस को, अपनी इनएक्टिवनेस को ब्रेक करें, इनडिसिसिवनेस को ब्रेक करें, कि आप अपनी इस लेजीनेस को छोड़ करके, इनएक्टिवनेस को छोड़ करके उठो और इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ करो। ऐसा ना हो कि ये आपके टाउन्स को तोड़ दें, ब्रेक कर दें। यानी कि इनको पता लगे कि वास्तव में ऐसी चीज़ें संसार में हैं जो हमें दिखाई जा रही हैं लेकिन हमें मिली हुई नहीं है। तो क्या होगा? वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहता है इससे पहले ऐसा हो आप जाग जाओ अपनी नींद से। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और कहता है इन बच्चों को वो ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, हरे भरे खेत, वो ग्रीनरी जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, और इनका वर्ल्ड भी ऐसा बना दो कि दे कैन रन एज यू आर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि उस ब्लू स्काई के नीचे गोल्डन सैंड के ऊपर ये बच्चे दौड़ लगा सकें, खेल कूद सकें, इंजॉय कर सकें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और कहता है इनकी टंग को रन करने दो, यानी कि इनको जो चीज़ें ये किताबों में पढ़ते हैं, जो वाइट बुक्स के लिए यूज़ किया गया कि जो चीज़ें ये किताबों में पढ़ते हैं वहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं चीज़ों को ये नेचर में भी देख सकें, ग्रीन लीव्स ओपन, कि वो चीज़ें भी इनको प्रोवाइड की जाएं, वो फील्ड भी इनके लिए ओपन किए जाएं कि ये बच्चे भी वास्तव में उन फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकें। तो यानी कि इनको जीवन इस तरह का दिया जाए, इस तरह की सुविधाएं दी जाएं। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास उन्हीं लोगों का होता है, इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज सन होती है। और देखिए सन किसी की लैंग्वेज नहीं होती, बट सन इज द सिंबल ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, डोमिनेशन। तो यानी कि संसार में उन्हीं की बात सुनी जाती है जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, वही लोग लीडर बनते हैं, वही लोग दूसरों को लीड करते हैं, वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं जिनके अंदर सन की तरह से पावर हो, एबिलिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, स्ट्रेंथ हो, वार्मथ हो। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन सेड एट द लास्ट ऑफ दिस पोएम कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इन लोगों को वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जाए, इन लोगों को ऐसा बनाया जाए कि ये लोग भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकें। Well dear, let's solve your this poem
और एक बार हम जो है इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपकी फर्स्ट लाइन फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स जो है स्टार्टिंग से ही एलिट्रेशन की बात है। एलिट्रेशन इज दैट पोएटिक डिवाइस वेयर द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड एंड पर्टिकुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के जो लेटर्स जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं अगर वो रिपीट होते हैं तो आपका एलिट्रेशन है। यहाँ जैसे आप फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, एफ एफ एफ, बॉटल बेट्स, श्योरली शेक्सपियर, एस एस, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, एस एस एस, टी टी। तो ये जो लेटर की रिपीटेशंस हैं ये सारी चीज़ें आपकी एलिट्रेशन का पार्ट है। यूज ऑफ सिमली लाइक रूटलेस वेड्स, लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन्स, लाइक कैटाकॉम्स, स्लम्स, एज बिग एज डोम, ये सारे आपके सिमली हैं जहां कंपैरिजन किया गया है बाय यूजिंग एज और लाइक। मेटाफर एक और कंपैरिजन, लेकिन यहाँ हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते। ट्री रूम, रेड साई, लेड स्काई, स्लैग हीप, ये सारे आपके मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, साथ के साथ अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें। और इसमें आपको बताया कि देखिए एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता हो। ये टिक वाले क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा नहीं है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस करें आप। 3 ही क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आपको इन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये जो आपकी लास्ट लाइन है इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, वो लाइन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस लाइन की भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां आपकी इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस बनती हैं लाइनों की, तो आप उन सभी को जो है करें। और फिर उसके अलावा भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और रह जाएंगे तो वो भी आपको दे दिए जाएंगे। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, children these windows not this map their world, open handed map, the paper swimming boy with red size। तो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। सो गो थ्रू दिस पोएम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड राइट द एक्सप्लेनेशंस of the different statements, as many as you can do. Thank you for this lecture, and till next lecture, do your work and have a very nice time.